हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए दो चार रैखिकों के समीकरण का हल करना सिखाऊंगा 4 विधियों से, जो हाई स्कूल में इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम रैखिकों के समीकरण 4 विधियों से हल करना सीखेंगे। पहली विधि क्या है कि ग्राफ विधि द्वारा, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि द्वारा, नंबर 3 विलोपन विधि द्वारा और नंबर 4 वज्र गुणन विधि द्वारा। तो दोस्तों, पहला नंबर हम ग्राफ विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल करना सीखेंगे। ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों, यानी हल ज्ञात करने से पहले आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि समीकरणों के हल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ठीक है ना। बोले तो समीकरण अस्तित्व में है या नहीं है, तो वो आना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो देखो दोस्तों, ये कैसा पता पड़ेगा कि यानी ये अस्तित्व में है कि नहीं है। तो देखो दोस्तों, उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि A1 देखो एक हमारी व्यापक समीकरण होती हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो कि पहली समीकरण है A1x और प्लस दूसरी है B1y और प्लस C1 बराबर 0। ये फर्स्ट समीकरण मान लो। और दूसरी समीकरण है A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0। ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो भाई अब देखना, इसमें ये देखने के लिए कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, कि ये कैसे चेक करें। तो दोस्तों क्या करेंगे कि देखो कि x के गुणांक का अनुपात, ठीक है ना, और y के गुणांक का अनुपात यदि बेटा ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो उसका बेटा क्या एक हल मिलेगा। बोले तो उसका एक हल होगा, केवल और केवल एक ही हल होगा उसका। बोले तो दो लाइन हैं, वो केवल और केवल एक जगह ही एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है कि नहीं। तो इसका केवल और केवल कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है नहीं। तो देखो दोस्तों, ये पहली कंडीशन होगी। यदि दूसरी कंडीशन, यदि बेटा ये A1/A2 और बराबर आता है B1/B2 के, ठीक है कि नहीं, ये बराबर आ जाते हैं। और फिर इसके बाद हम अगली कंडीशन चेक करेंगे। यदि ये बराबर आ रहे हैं तो अगली कंडीशन चेक करेंगे कि कांस्टेंट का गुणांक यानी C1/C2, क्या देखो बेटे ये बराबर अगर गलती से नहीं आते हैं तो बेटा क्या होगा कि ये बराबर नहीं आएंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। सही है कि नहीं। बोले तो वो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, बोले तो एक दूसरे के समानांतर होंगे। ठीक है कि नहीं। तो इसका कोई हल नहीं होगा। यदि तीसरी कंडीशन ये आती है कि यदि A1/A2 और B1/B2 और यदि ये भी C1/C2 यदि तीनों बराबर आ जाते हैं तो उसके अनेक हल होंगे। तो मैं लिख दूं कि उसके अनेक हल होंगे। बेटा अनेक हल होंगे मतलब कि वो एक लाइन दूसरी लाइन के ही जस्ट ऊपर ही होगी। बोलो तो कई जगह वो इंटरसेप्ट करेगी, तो उसके अनेक हल होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, ये आपके लिए पता पड़ गया होगा कि यानी कि समीकरण हमारा अस्तित्व में कब होगा, यानी कब मान निकलेंगे कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 होगा तो उसका केवल और केवल एक ही हल ज्ञात होगा, तभी तो हमारा समीकरण अस्तित्व में होगा। यदि बेटा ये वाली कंडीशन आ जाती है तो इसमें क्या होगा कि उसका कोई हल नहीं निकलेगा, बोले तो अस्तित्व में नहीं होगा। इसी प्रकार ये कंडीशन आ जाती है तो ये भी अस्तित्व में नहीं होगा, क्योंकि इसके अनेक हल निकलेंगे, है कि नहीं। तो बेटे इसी तरीके से हम पहले समीकरण को अस्तित्व में देखते हैं कि अस्तित्व में है कि नहीं है। तो इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, बेटे ये तो हमारी जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, जिसके मान निकल रहे हैं, तो वो तो होगी हमारी संगत, एक ये होगी क्योंकि ये भी इसके अनेक हल निकल रहे हैं तो ये भी संगत होगी। और असंगत कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है। और तीसरे रूप में क्या कहते हैं कि इसे बेटा संपाती कह देते हैं। बोले तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाते हैं, अनेक हल होते हैं तो इसे संपाती कह देते हैं। और ये दोनों लाइन समांतर ही हैं और इसे क्या देते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बेसिक जानकारी आप सीख गए होंगे कि अस्तित्व में समीकरण है कि नहीं है। अब उसके बाद हम समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। यदि बेटा ये अस्तित्व में नहीं होता तो वो हम हल नहीं करते हैं, बस लिख देते हैं कि ये अस्तित्व में नहीं है। यदि ये वाली कंडीशन आती है तो हल ज्ञात करेंगे, है कि नहीं। तभी तो बेटे
x यानी बोले तो एक हल ज्ञात मिलेगा हमें। तो दोस्तों ये आपके लिए समझ में आ गई होगी। तो मैं आपके लिए अब फर्स्ट विधि ग्राफ विधि द्वारा समीकरण का हल ज्ञात करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो। तो आइए दोस्तों हम ग्राफ विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट समीकरण को लिख लेंगे पहले कि 3x प्लस के 4y और बराबर के 10। ठीक है, जस्ट इसके नीचे एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें x और y के मान लिख देंगे। ठीक है कि नहीं, तो इसमें x रख दो, इसमें y कर दो। तो अब ये डिब्बा कैसे भरेंगे, तो देखो दोस्तों क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप कि पहले x बराबर 0 मान लेंगे कि माना कि x बराबर 0, अपनी तरफ से हम x बराबर 0 मान सकते हैं। ठीक है ना, कि पहले x बराबर 0 माना तो देखना समीकरण फर्स्ट में रखेंगे x बराबर 0, तो कितना हो जाएगा कि 3 इंटू एक्स की जगह कितना 0 और प्लस 4y है ही हमारे पास और 10। तो देखो ये तो 0 हो गया, तो केवल क्या बचा कि 4y बराबर 10। तो दोस्तों कि y बराबर ये 4 कहाँ पहुँच जाता है कि अपॉन में पहुँच जाता है, तो 2 से काटना 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो बेटा y का मान जो मिला वो कितना मिल गया कि y का मान आ गया हमारे 5/2। यानी जब x का मान 0 रखा था तो y का मान कितना मिल गया कि 5/2। तो रख लो, जब x का मान 0 रखा था तो y का मान मिल गया 5/2। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड स्टेप यानी फिर हम y बराबर 0 मानेंगे, नहीं तो भाई भी कहेगी कि भाई तुमने x बराबर तो 0 कर लिया लेकिन y को भी तो 0 करो। तो बेटा अब y बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है कि नहीं, अब दूसरा स्टेप में y बराबर 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3x और प्लस का 4 इंटू वाई की जगह 0 रख देंगे ना। ठीक है कि नहीं, और बराबर 10। तो बेटा x बराबर कितना आ गया कि 10 और ये 3 गुणांक है, यह अपॉन में पहुंच जाएगा। तो बेटा x का मान आ गया 10/3। ठीक है, जब y का मान 0 रखा था तो देखो दोस्तों जब y का मान 0 रखा था तो x का मान कितना मिल गया कि 10/3। तो ये आपके लिए फर्स्ट समीकरण समझ में आ गई होगी। जस्ट जैसे हमने फर्स्ट समीकरण करी है उसी तरीके से हमें सेकंड समीकरण करनी है। अब सेकंड समीकरण उतार लो, ये तो फर्स्ट उतार ली, अब सेकंड उतार लो। सेकंड क्या है कि x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है कि नहीं, तो देखो दोस्तों ये सेकंड उतार ली ना हमने, इसके नीचे जस्ट ऐसे ही डिब्बा बना लो। ठीक है कि नहीं, तो इसमें x लिख दो और इसमें y लिख दो। तो दोस्तों पहला स्टेप क्या किया था कि हमने x बराबर 0 मान लिया था। ठीक है कि नहीं, और x बराबर 0 मान लिया तो रखो कि बेटा x की जगह तो 0 रख दो और y है ही हमारे पास और 1। ठीक है, तो बेटा y बराबर कितना आ जाएगा कि ये माइनस पहुंच जाएगा इधर को कि माइनस का 1। तो देखो बच्चों कि जब x का मान 0 रखा था तो y का मान कितना मिल गया माइनस का 1। अब y भी कहेगी कि मुझे भी 0 करो। ठीक है नहीं, अब दूसरे स्टेप में y बराबर 0 कर दो। ठीक है, तब देखना कि x का मान कितना मिलेगा, तो x माइनस वाई की जगह 0 तो यानी 1। तो बेटा x बराबर कितना आ गया 1। तो दोस्तों जब y का मान 0 रखा था तो x का मान कितना मिल गया 1। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया है। अब बस आपके लिए ग्राफ बनाना है। ठीक है, जो आपके लिए ग्राफ बहुत अच्छी तरह से आता होगा और नहीं आता हो तो वो आप सीख ले। ठीक है कि नहीं, तो देखो दोस्तों ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस पर यानी x एक्सिस पर क्या होगा कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा हमेशा और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है कि नहीं, तो दोस्तों अब पहली समीकरण देखते हैं, यानी पहली समीकरण बनाते हैं। तो देखना कि कहीं पर यानी 10/3। देखो अब 10/3 है, परिमेय संख्या को तो आप नहीं दर्शा सकते हो ना इसमें ढंग से, तो इसीलिए पहले क्या करो बच्चों कि पहले इसे अपने ही समझ के लिए इसे 10/3 को भाग दे लो। तो ये कितना आ जाएगा कि 3.3 ऐसे ही आएगा ना कुछ कि 3.333। ठीक है ना, ऐसा कुछ आएगा। और बेटा 5/2 को भाग दूंगा तो बेटा ये कितना आएगा कि बेटा ये आएगा हमारा कि 2 का भाग देना 2.5 ढाई आएगा, ये 2.5। तो बेटा देखो ये 3.3 आ रहा है और ये 2.5 हो रहा है। अब इसको इसमें कोई भिन्न आ रही है, इसमें नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से पता पड़ रहा है कि कोई भी यानी 3-4 से कोई भी मान ज़्यादा नहीं है। तो हमें 4 तक अंक बनाने हैं और देखना कहीं पर भी नेगेटिव आ रहा है कि सब केवल y नेगेटिव आ रहा है, यानी y एक्सिस पर नेगेटिव बनाना है
अंक दर्शाने हैं वाई नेगेटिव पर, लेकिन एक्स एक्सिस पर नहीं दर्शाने, एक्स एक्सिस पर केवल पॉजिटिव पॉजिटिव दर्शाने हैं। तो देखो दोस्तों ये हो गया 1, बेटा ये होते इतनी दूरी पर 2 और इतनी दूरी पर 3 और इसी प्रकार इतनी दूरी पर 4, सही है कि नहीं। अब बेटा इसी प्रकार से ऊपर कि बेटा 1 और ये 2 और बेटा ये 3 और ये 4। तो दोस्तों ये बात आपके लिए समझ में आ गई होगी। अब बताओ अब क्या करेंगे कि नेगेटिव चल रही नेगेटिव देखेंगे, क्योंकि वाई का मान भी नेगेटिव आ रहा था तो केवल नेगेटिव वाली बनाएंगे बाई एक्सिस पर। तो बेटा -1 और ये -2 -3। बेटा देखो इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस का कोई भी मान नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो केवल इसे ही बना लो बस, ठीक है। तो ये आपके लिए समझ में आ गए होंगे कि कैसे पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पर रखने हैं। तो देखो दोस्तों पहला स्टेप हमने क्या किया था फर्स्ट लाइन के लिए कि बेटा जब x का मान 0 रखा था तो y का मान कितना मिला 5/2। तो देखो दोस्तों कि यहाँ पर एक मूल बिंदु होता है जिसे हम 0,0 कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर इस बिंदु पर x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। तो देखो दोस्तों जब x का मान 0 था, जब x का मान 0 था तो y की वैल्यू कितने चले कि 2.5 चले। 2.5 का मतलब कहाँ आएगा कि 2.5 का मतलब यहाँ आएगा, क्लियर है ना कि 2.5 यहाँ आएगा। तो इस 2.5 यहाँ डार्क कर देंगे इस बिंदु को, ठीक है। अब इसी प्रकार अब दूसरी बात करते हैं, जब y बराबर 0 रखा था, यही तो रखा, जब y बराबर 0 रखा था तो बेटा x का मान कितना आया कि 10/3 और जिसे क्या कहते हैं 3.3, ठीक है ना। तो x का मान मिला था। अब x जब देखो y की वैल्यू यहीं पे 0 है ना, अब x की y का मान 0 रखा था तो x का मान कितना मिला कि 3.3। तो बेटा यहीं तो आएगा 3.3, है कि नहीं। अब देखो ये दो बिंदु मिल गए जिसे हमने डार्क किया है, अब इस वाले बिंदु को मिला दो, ठीक है दोस्तों। अब ये लाइन का नाम लिख दो कि इस लाइन का क्या नाम था बेटा, इस लाइन का नाम था कि 3x और प्लस के 4y और बेटे बराबर 10, यही तो लाइन थी। अब दोस्तों अब हम इसी प्रकार से दूसरी लाइन खींचेंगे। दूसरी लाइन क्या है कि x - y बराबर 1, ठीक है ना। तो इस लाइन को बनाएंगे। देखो इस लाइन के लिए क्या किया है कि देखो दोस्तों जब x बराबर 0 रखा था तो देखो x बराबर 0 है तो y का मान कितना मिला कि y बराबर 1 मिला, तो डार्क कर दो इसे। जब x का मान 0 था तो y का मान कितना मिलेगा -1, ठीक है। अब इसी प्रकार अब y बराबर 0 रखेंगे तो x का बराबर कितना मिला 1, ठीक है। तो यानी y बराबर 0 रखा तो x बराबर मिलेगा 1, तो y बराबर 0 यहीं पर है ना और x का मान कितना मिलेगा 1। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब ये दोनों पॉइंट हमें डार्क करते हैं, अब इस दोनों पॉइंट को मिला दो, ठीक है कि नहीं। तो देखो दोस्तों इस लाइन का नाम लिख दो। इस लाइन का नाम क्या है कि इस लाइन का नाम है x - y और बराबर 1, ठीक है दोस्तों। अब देखना कि ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो बोलो तो ये केवल और केवल एक ही तो प्रतिच्छेद कर रही है, एक बारी काट रही है लाइन, तो इसका मतलब इसका एक हल होगा, ठीक है कि नहीं। तो देखो दोस्तों इसको मिला दो कि कहाँ जाके मिल रहे हैं कि यानी 1, एक तो 1 पर मिल रहा है वाई एक्सिस पर और यहाँ पर 2 पर मिल रहा है। तो इसका हल कितना आ जाएगा बोलो तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा कि बेटा x कोऑर्डिनेट आता है पहले 2, फिर y कोऑर्डिनेट आता है 1, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 2,1। तो यानी बोले तो x और y के मान कितना निकलेगा कि x का मान आ गया हमारा 2 और y का मान आ गया बेटा हमारा 1। तो देखो दोस्तों आपने ग्राफ विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल आसानी से सीख लिया होगा। तो उम्मीद है बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं आई हो आपको। तो बस सारे क्वेश्चन हमें ग्राफ द्वारा अगर करने हैं तो बस ऐसे ही करना, कोई सा भी सवाल कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। बस तो दोस्तों अब इसी प्रकार मैं आपके लिए तो दोस्तों आप इसे नोट कर लो, मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपके लिए सेकंड विधि बता रहा हूं, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है कि नहीं। तो आइए दोस्तों अब हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इसमें क्या करते हैं
कि किसी भी समीकरण से बोले तो फर्स्ट या सेकंड से x या y का मान निकाल लो पहले, ठीक है ना। तो देखो मैं सेकंड समीकरण इजी होगी तो इससे सेकंड समीकरण से x का y यानी x का मान निकाल लूँ, क्योंकि बेटा देखो अगर तुम फर्स्ट से x का मान निकालोगे तो क्या होगा कि देखो पहले यानी 4 यानी 3 जो गुणांक है इसे भाग में ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत गुणा भाग से करनी पड़ेगी, इसलिए जिसमें गुणांक कम होंगे तो उसको पहले उसी से समीकरण से मैं x और y के मान निकाल लो, ठीक है। तो मैं समीकरण सेकंड से क्या कर रहा हूँ कि बेटे x यानी इसे 75 कर रहा हूँ, y को पल्ली तरफ, तो यहाँ से x का मान निकालूंगा समीकरण सेकंड से, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर y और प्लस का हो जाएगा y, ठीक है ना, x बराबर 1 प्लस y, क्योंकि माइनस का y था तो ये तो पल्ले को आगे क्या उसका हो गया कि प्लस का हो गया। तो देखो दोस्तों आपने यहाँ से x का मान निकाल लिया ना। अब जैसे ही आपने x का मान निकाल लिया तो अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, बोलो तो जिससे निकाला है ना x का मान या y का मान किसी का भी निकालो उसी समीकरण में नहीं रखेंगे, बस दूसरी समीकरण में रखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो देखो मैं लिख दिया यहाँ पर कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब बेटा सेकंड में क्यों नहीं रखेंगे पता है ना, क्योंकि ये फर्स्ट से यानी सेकंड से तो निकाला है x का मान, अब सेकंड में ही क्यों रख देंगे, तो इसीलिए हम फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है कि नहीं। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रखो यानी 3 और उतार लो पहले यानी फर्स्ट समीकरण को 3x प्लस के 4y और बेटा बराबर के 10, ठीक है ना। अब रख दो कि 3 इंटू एक्स की जगह कितना कि बेटा 1 प्लस y है कि नहीं, और बेटा वो यानी 4 और y इससे तो कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है ना, बराबर 10, इसके गुणा कर दो इस कोष्टक के अंदर यानी 3 प्लस के 3y और बेटा ये कितना हो जाएगा 4y और बराबर के 10, और देखना ये 3y और ये 4y बोले तो 7y और बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 3 पल्लों को पहुंच जाएगा तो 7 ही तो बचेगा, 10 में से 3 गए तो 7 और y यानी बोले तो 7 1 7 तो y बराबर आ गया 1, ठीक है कि नहीं। ये जानते होंगे क्योंकि गुणांक है, ये भागों पहुंच जाएगा तो भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो y का मान कितना मिल गया 1, ठीक है। अब जैसे y का मान मिल जाए उसे हम किसी कोई से भी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है ना, चाहे पहले में रख लो चाहे दूसरे में रख लो, आंसर आपका सही आएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं कि y का मान समीकरण, ठीक है ना, कि y का मान समीकरण किस में रखने पर, इसी में रख लो सेकंड वाली में, इजी होगा ना, क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा चर पराचर नहीं आ रहे ज़्यादा कांस्टेंट। तो देखो दूसरी यानी y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखो बेटे जल्दी, तो यानी x बराबर 1 प्लस y का मान कितना है कि बेटा y का मान है 1, तो बेटा देखना x बराबर कितना आ गया कि x बराबर आ गया 2। तो देखो दोस्तों y का मान कितना मिल गया 1 और x का मान मिल गया 2। तो देखो दोस्तों जब ग्राफ विधि से हम कर रहे थे तब भी हमें x का मान 2 मिला था और y का मान 1 मिला था, तो इसका मतलब हमारा प्रतिस्थापन विधि से भी हमारा रैखिक समीकरण का हल हमने सीख लिया है। तो दोस्तों अब मैं नेक्स्ट तीसरे पे बात करता हूं विलोपन विधि पर, ठीक है, तो इसे नोट कर लो, मैं इसे रफ कर रहा हूं जल्दी। तो देखो दोस्तों नंबर 3 बात करते हैं हम विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल, ठीक है दोस्तों। अब ये विलोपन विधि क्या होती है कि सर देखो विलोपन विधि का हल कैसे करेंगे विलोपन विधि से, तो सर देखो पहले हमें विलोपन विधि में किसी भी चर राशि का गुणांक हमें सेम करना है पहले, ठीक है कि नहीं, चाहे x का करो चाहे y का करो। तो देखना क्या इसमें सेम है, अगर सेम हो तो नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो फिर करेंगे, ठीक है ना। तो देखना इसका मतलब गुणांक सेम नहीं है इनका, तो इसका मतलब इनके गुणांक सेम करो। अब गुणांक सेम करने के लिए क्या करेंगे कि देखो इसके गुणांक की इसमें गुणा कर दो और इसके गुणांक की इसमें गुणा कर दो समीकरण पूरे में, ठीक है ना, तो इसका मतलब गुणांक सेम हो जाएंगे। तो देखो इसका गुणांक कितना है कि बेटा इसका गुणांक है 1, इसका गुणांक कितना है बेटा, इसका गुणांक है 3, तो मैं कर रहा हूँ कि यानी 1 की तो गुणा कर रहा हूँ मैं समीकरण फर्स्ट में, ठीक है कि नहीं, बराबर 10 इसमें कर रहा हूँ समीकरण फर्स्ट में 1 की गुणा, ठीक है ना, और बेटे 3 की गुणा करूँगा मैं किस में कि समीकरण सेकंड में कि x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है कि नहीं, ये समीकरण कौन सी थी दूसरी। तो समझ में आ गई होगी आपके कि इसके गुणांक की इस समीकरण में गुणा और इसके गुणांक की इस समीकरण में गुणा कर देंगे तो गुणांक सेम हो जाएगा, तो करो गुणा, तो बड़ा ये कितना हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारा कि यानी 3 1 की गुणा करेंगे तो ये तो यहीं का यहीं रहेगा 3x और 4y और ये 10, 1 की गुणा तो किसी में कर लो इतना कितने रहेगा,
तो देखो दोस्तों, अब 3 की इसमें करो 3x और ये माइनस आ जाएगा 3y और बराबर कितना हो जाएगा 3 एकन 3। तो दोस्तों ये गुणांक सेम हो गए हमारे। अब क्या करेंगे कि अब इसे घटा दो, यानी घटाने पर लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। तो यानी ये प्लस है तो बेटा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाते हैं घटाने पर। तो बेटा देखो ये कैंसिल आउट क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं। और देखो ये 4y प्लस के और ये प्लस के 3y, तो बोले तो कितना हो जाएगा कि 7y। और देखना 10 में से 3 गए तो ये भी 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 7 का भाग 7 में देंगे तो एक बार गया ना। ठीक है दोस्तों, तो 7 एकन 7 दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे ही हमें y का मान मिल जाएगा, उस y का मान यानी समीकरण कोई से में उठा के रख दो। तो मैं क्या 1 में ही रख दूँ? नहीं 2 में रख दूँ, क्योंकि 2 समीकरण हमारी ईजी है कि नहीं, आसान है, इसलिए मैं 2 में रख देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ कि बेटा कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है नहीं, तो रखो। तो यानी x पहले उतार लो समीकरण को, सेकंड को, कि x माइनस वाई बराबर 1। तो रखना कि x माइनस वाई का मान कितना था 1 बराबर 1। तो बेटा देखो ये माइनस का 1 पहली तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का हो जाएंगे 2। तो बताओ कि y का मान 1 और x का मान 2। तो आपके लिए समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल सही आ रहा है। ग्राफ विधि से भी यही आ रहे थे और प्रतिस्थापन विधि से यही आ रहे थे और विलोपन विधि से भी यही आ रहा है। तो आप विलोपन विधि सीख चुके होंगे, ऐसे ही हमें विलोपन विधि करनी है बस, ठीक है। अब हम नंबर 4 पे आते हैं, वज्र गुणन विधि। तो बच्चों इसे नोट करो, मैं इसे रफ करता हूं। तो देखो दोस्तों, चौथी हम वज्र गुणन विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब ये वज्र गुणन विधि से कैसे हल ज्ञात करेंगे? तो देखो दोस्तों क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में पहले हमें जो हमारी व्यापक समीकरण होती है उसके रूप में इसे बना लो। तो व्यापक समीकरण क्या होती है आप सभी जानते होंगे कि ax प्लस के by प्लस के c, यानी जनरल जो होती है उसके रूप में हमें पहले इस समीकरण को ढंग से बना लो, तो कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखो क्या इसके रूप में है, यदि इसके रूप में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसे बना लो। तो बोले तो क्या होगा कि 10 को उल्लंघ को खींच लाओ और इस 1 को भी उल्लंघ को खींच लाओ, तो वही काम करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो करो कि 3x प्लस के 4y और ये 10 को उल्लंघ को लेकर आएंगे तो माइनस का 10 बराबर 0 हो जाएगा, रहेगी तो फर्स्ट समीकरण ही, ठीक है कि नहीं। तो ये x माइनस के y, ये 1 को भी उल्लंघ खींच लाएंगे तो माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगी समीकरण सेकंड, ठीक है ना। सेकंड ही रहेगा ना, क्योंकि बस केवल पक्षांतरित तो क्या है, 1 को उल्लंघ को लेकर आए हैं बस। तो अब जैसे ही ये काम कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम x लिखेंगे जितने, यानी बोले तो इसमें कितने पद हैं, कौन कौन से, कि 2 चर राशि हैं और एक कांस्टेंट है, यही तो आ रहे हैं समीकरण में। तो हम पहले 2 चर लिख लेंगे, बोले तो x और y और कांस्टेंट मान लेंगे हम 1, कि 1 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे और बेटा क्या करेंगे कि x के नीचे x के गुणांक लिख देंगे कि 3 और 1, ठीक है, और y के नीचे y के गुणांक लिख देंगे कि बेटा 4 और माइनस का 1, ठीक है। और जस्ट अचर यानी कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट के गुणांक लिख देंगे, यानी बोले तो माइनस के 10 और माइनस का 1। सही है दोस्तों। तो देखो दोस्तों क्या करेंगे इसके बाद कि x लिखेंगे, तो इससे शायद ये यहाँ नहीं आएगा, मैं इसलिए इसे यहाँ बता देता हूँ। तो बेटा पहले x लिखेंगे और बट्टे लगाएंगे। अब x के बट्टे के नीचे हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बोलो अब जब x के नीचे जब मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे कि इसको जो x के नीचे जब मान निकालना है तो x की ही लाइन दबा लेंगे। तो x की लाइन दबा ली तो क्या लाइन बची, ये तो 2 लाइन बची। अब इस 2 लाइन में क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कि इसकी गुणा इसमें, फिर माइनस आता है जब इसकी इसमें गुणा करते हैं तो, ठीक है, फिर इसकी गुणा करेंगे। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि 4 की गुणा पहले -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 4, फिर फॉर्मूले में ही माइनस आता है पहले से ही, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी तो माइनस आएगा फॉर्मूले में। अब ये माइनस के 1 की गुणा माइनस के 10 में करेंगे तो यानी प्लस का 10, तो यानी चिन्ह पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर, ठीक है कि नहीं। तो बेटा इसके बाद फिर y का मान लिखते हैं। जब y के नीचे मान लिखेंगे तो y की लाइन दबा लेंगे, और जब y की लाइन दबा लेंगे तो लाइन कौन सी बची कि ये वाली लाइन बची और ये वाली लाइन बची।
तो इस वाली लाइन को आप गुणा नहीं कर पाओगे, इसलिए इसे थोड़ी समझने के लिए क्या करो कि इस वाली लाइन को इसके नीचे लिख लो, इसके आगे लिख लो कि 1। तो आपका अब तो कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कि 10 -10 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 10 हो गया, ठीक है कि नहीं। और फिर फॉर्मूले में माइनस आता है हमारा, फिर उसके बाद -1 की 3 में करेंगे तो बेटा माइनस का 3 हो जाएगा, सही है ना। अब जस्ट इसी प्रकार फिर गुणांक यानी बोले तो अचर का अचर करेंगे, जब अचर के नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा कि अचर वाली लाइन को ही दबा लेंगे और ये शेष 2 लाइन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर फॉर्मूले में ही माइनस आता है, फिर उसके बाद 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौक 4। तो दोस्तों ये आपके लिए समझ में आ गई हुई बात कि कैसे हमने ये ज्ञात यानी कैसे कि हमने गुणा करी है इसकी। जस्ट इसे अब सरल कर लेंगे तो हो जाएगा मन। तो देखो x बराबर ये हो जाएगा बट्टे माइनस के 10, सॉरी कितना हो गया ये कि माइनस के 4 और माइनस के 10 यानी बोले तो माइनस के 14। और बेटा ये कितना हो जाएगा कि y बट्टे ये देखो माइनस के 10, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, और ये माइनस का 10 में थे प्लस के 3 गए तो ये बचेंगे 7 माइनस के, ठीक है दोस्तों। ये तो आप जानते होंगे छोटी छोटी बातें। अब बेटा बताओ ये 1 बट्टे माइनस का 3 और माइनस के 4 बोले तो माइनस के कितने हो गए, 7 हो गए कि माइनस के 3 और माइनस के 4 यानी 7, ठीक है। अब इसी जैसे हम इसे हल कर लेंगे उसके बाद यानी चर राशि की कांस्टेंट के साथ बराबर कर देंगे, बोले तो उसकी तुलना कर देंगे। तो बोले तो x पहले x बट्टे -14 को 1 बट्टे -7 के बराबर लिख दो। तो बेटा देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बेटा 7 से 7 दूनी 14। तो बेटा यहाँ से पता पड़ गया कि जब क्रॉस मल्टीप्लाइज करेंगे तो x बराबर आ गया 2 एकन 2। तो बेटा x का मान तो निकल गया हमारा। अब y का मान कैसे निकालेंगे कि y को कांस्टेंट के बराबर कर देंगे, तो यानी y अपॉन माइनस के 7 और बराबर 1 अपॉन माइनस का 7। तो -7 से -7 बार गया एक बार, ठीक है कि नहीं। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा कि y बराबर 1 एकन 1। तो दोस्तों आपने ये वज्र गुणन विधि भी सीख ली है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.